हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप इंडिया न्यूज़। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लू फेंग बबाता के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और पिछले 1 साल से लू फेंग बबाता के ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो ही कर रहा था। लास्ट पार्ट के एंड में शू शिन लू फेंग से मिलने आई होती। अब आगे दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर। लू फेंग अपने शावर में होता है, तभी अचानक एक गोल्डन एनर्जी उसके बॉडी को सराउंड करने लगती और पानी की बूंदे भी इवोपरेट होने लगती है। लू फेंग जल्द ही कपड़े पहनकर नीचे की ओर भागने लगता है। इस समय तक शू शिन अपनी कार पार्क कर चुकी होती और अपना बास्केट लेकर आ रही होती। लू फेंग फिर दरवाजा खोलता है और सामने शू शिन एक बड़ा सा बास्केट लेके हाथ में खड़ी होती है। फिर शू शिन किचन में जाती है और अपने एप्रन को पहनकर खाना बनाना स्टार्ट करता है। लू फेंग फिर जाकर सोफा पे बैठ जाता है और टीवी देखने लगता है। और ये दोनों इस समय में इसका छोटा भाई भी हॉलिडे पे गया हुआ और इसके पेरेंट्स को अचानक से कहीं जाना पड़ गया था। लगभग 40 मिनट के बाद शू शिन किचन का डोर खोलती है और फिर बहुत ही अच्छा स्मेल लू फेंग तक पहुंचता है। शू शिन ग्लव्स पहनी होती है, एक बड़ा सा पॉट लेके डाइनिंग टेबल पे रखती है। लू फेंग भी यहाँ पे हेल्प करता है इसका और दोनों खाना खाने बैठते हैं। लू फेंग पहले एक डिश को ट्राई करता है जो कि अच्छा बना होता है। लू फेंग टेस्ट करने के बाद थोड़ा सरप्राइज होता है। इसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि पहली बार में ही ये इतना अच्छा खाना बना लेगी। लू फेंग अब इसका तारीफ भी करता है। फिर दोनों बैठते हैं और फिर बातें करते हैं और साथ ही खाना भी खा रहे होते हैं। शू शिन यहाँ पे कहती है कि जो सुरक्षा ताबीज तुमने मुझे दिया है वो मैं हमेशा ही पहना करती हूँ, ये मुझे बहुत ही पसंद है। वैसा ही एक और ताबीज लू फेंग के पास भी होता है और ये ताबीज असल में बबाता की तरफ से लू फेंग को गिफ्ट था इसकी वाइफ के लिए। लू फेंग फिर मजाक करते हुए कहता है कि ये ताबीज शादीशुदा लोगों के लिए होता है, तो फिर तुम मुझसे कब शादी कर रही है? वैसे भी कब से घर वाले मुझे जोर दे रहे हैं शादी के लिए। ये सुनकर शू शिन ब्लश करने लगे। इधर मिस्टी आइलैंड के हादसे के बाद से अर्थ पे पिछले 1 साल से शांति है। 5 देश, एचआर अलायंस और 2 बड़े डोजो, सभी को कम से कम 3 या 4 मोया क्रिस्टल मिला था। उस इंसिडेंट से कुछ ने तो हिम्मत किया तो उन्हें 7 से 8 मोया क्रिस्टल मिले थे और इसी के साथ पिछले साल में काफी सारे न्यू वॉरियर्स भी आए थे। सिर्फ उसी साल में टोटल 30 नए वॉरियर मिले। हालांकि मिस्टी आइलैंड इंसिडेंट में इन्होंने कुछ वॉरियर्स को भी खो दिया था। अब साल 2060 13 जनवरी शाम के टाइम में न्यूयॉर्क निर्वाणा के समय अर्थ का इकोनॉमी सेंटर कहलाता था। उस समय एचआर अलायंस के संस्थापक सारे न्यूयॉर्क में ही रहते थे, लेकिन अटलांटिक ओशियन के नजदीक होने के कारण सबसे पहले हमला यहीं पे हुआ था और वो मॉन्स्टर का घर भी बन गया। फिर अमेरिका ने एक बड़ा सा मिलिट्री सेक्टर न्यूयॉर्क में स्थापित किया। 500 मीटर से भी ज्यादा बड़ा था। उस बेस के निचले बंकर में 5 अमेरिकन सैनिक बैठ के ताश खेल रहे होते हैं और जोर जोर से बातें कर रहे थे। तभी एक सैनिक ने सभी को बाहर की ओर धक्का देने को बोला। बाहर एक एम्परर लेवल का मॉन्स्टर था। फिर जोर से एक अलार्म पूरे बेस में गूंजता है। अब ये जो बेस इतना शांत पड़ा हुआ था, अब अचानक से यहाँ पे पूरा हड़कंप मच जाता है। ये मॉन्स्टर लगभग 180 मीटर लंबा है और इसका शरीर एक लायन की तरह है। इसका पूरा शरीर काले स्केल से घिरा हुआ दिख रहा होता है और दिखने में ये ऐसा मानो कि स्टील से बना हुआ हो। इसके सर पे बड़े बड़े सिंग भी है, सर से लेकर पैर मानो कि ये स्टील से बना हो। सारे सैनिक घबरा गए और डरे हुए थे। फिर भी इन्हें अपने लेजर पे बहुत भरोसा था। इन्होंने अपने लेजर कैनन से टारगेट लगाया और फायर किया, मगर फिर भी इस मॉन्स्टर को एक खरोच भी नहीं आया। मानो कि ये मॉन्स्टर एक भगवान और मॉन्स्टर का फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसे कुछ। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे पृथ्वी पे अंधेरा हो गया हो। फिर इस मॉन्स्टर ने अपना मुंह खोला और पूरे बेस को खींचने लगता है। देखते ही देखते वो 500 मीटर लंबा बेस टुकड़े में बढ़ जाता है। कुछ ही देर में ऊंचे ऊंचे इमारतें जहाँ से लेजर कैनन फायर हो रहा था, इस तरफ भी 2 बड़े ग्रैंड एम्परर लेवल के मॉन्स्टर आ जाते हैं। मानो कि ये मॉन्स्टर अपने गॉड मॉन्स्टर का रूप देखने के लिए यहाँ पे आए हो। ये सारे जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, जैसे कि मानो कि अपने आने की चेतावनी दे रहे हो। मॉन्स्टर की दहाड़ ऐसी थी कि मानो कि ये खुद ही गुस्सा कर रहा हो और बहुत बड़ी मॉन्स्टर पीछे खड़े थे, जिनमें से एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस के जैसा दिख रहा था, जिसने कि पूरा आसमान और जमीन ही कवर कर लिया हो। दूसरा मॉन्स्टर यहाँ पे किसी चाइनीज लेजेंड के जैसा ड्रैगन के जैसा दिख रहा है और ये करीबन 100 मीटर लंबा होगा और इसके पूरे बॉडी पे बिजली दौड़ रहा है। दोनों बड़े बड़े मॉन्स्टर जोर जोर से दहाड़ रहे होते हैं और इन सभी की गूंज चारों तरफ फैल रही है। और भी काफी आवाज यहाँ पे पानी के नीचे से भी आ रहा है, जहाँ से धीरे धीरे और भी मॉन्स्टर्स जमीन की तरफ से आ रहे थे। इधर दूसरी ओर चाइना जैंगनान हेडक्वार्टर यांगडोंग सिटी में लू फेंग के घर पे लगभग 8 बज रहे होते हैं। लू फेंग और शू शिन दोनों सोफा पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे थे। लू फेंग बताता है कि कल उसके पेरेंट्स वापस आ जाएंगे। शू शिन ये सुनकर थोड़ी हैरान होती है और पूछती है अब हम क्या करें। लू फेंग उसे रिलैक्स होने को कहता है। जोक करते हुए बोलता है कि तुम पहले ही मेरी हो चुकी हो तो अब शर्माना कैसे। ये सुनकर शू शिन की आंखें खुली की खुली रह जाती और फिर लू फेंग जोर से हंसने लगता है। तभी लू फेंग को किसी का कॉल आता है और उठाता है तो देखता है कि कॉल तो हेंडरसन का होता है। मिस्टी आइलैंड के इंसिडेंट के बाद से आइस एम्परर और लू फेंग दोनों ही बात नहीं कर रहे थे। लू
लुफेंग ने कभी सोचा नहीं था कि अमेरिका का सबसे ताकतवर और थर्ड रिप्रेजेंटेटिव आइस एम्परर मो हेंडरसन उसे कॉल करेगा। कभी कॉल पे हेंडरसन जल्द से जल्द पैलेस ऑफ वॉर पे पहुंचने को कहता है, जहां सारी रिप्रेजेंटेटिव, चेयरमैन, सरकारी ऑफिशियल्स और ऊंचे दर्जे के लोग वहां पे पहले से ही मौजूद होते हैं। इससे पहले कि लुफेंग कुछ पूछ सके कि क्या चल रहा है वहां पे, इससे पहले ही हेंडरसन ने कहा कि ये अर्थ और इंसानों को बचने के लिए है, मुझे और भी लोगों को बुलाना है, और फिर ये फोन को कट कर देता है। सुशिन घबराते हुए यहाँ पे पूछती है कि क्या बात है लुफेंग। इस पे लुफेंग कहता है कि मुझे भी नहीं पता कुछ सही से। अब ये कहता है मुझे वर्चुअल स्पेस में जाकर देखना होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इतना कहते हैं लुफेंग सीधा सेकंड फ्लोर के ग्रेविटी रूम में चला जाता है। ग्रेविटी रूम में लुफेंग बबाता को पैलेस ऑफ गॉड ऑफ वॉर के वर्चुअल स्पेस से कनेक्ट करने को कहता है। लुफेंग पहली बार पैलेस ऑफ गॉड आया होता है। इसने एक गोल्डन कलर की रॉब पहनी होती है। लुफेंग के रूम में एंटर होते ही एक आवाज आती है कि डायरेक्टली ये टॉप फ्लोर की मीटिंग पे आए। ये सुनकर लुफेंग शॉक रह जाता है, क्योंकि ये वॉर गॉड के सभी बंदे मीटिंग रूम में हैं और लुफेंग समझ जाता है कि कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा है यहाँ पे। लुफेंग जल्दी से रूम से निकलकर टॉप फ्लोर की तरफ जाता है। तभी ऊपर जाते हुए लुफेंग को दो रिप्रेजेंटेटिव और कुछ गॉड ऑफ वॉर जिन्होंने व्हाइट रॉब पहने होते हैं इनसे मिलता है। इनसे बात करते करते पता चलता है कि इन्हें भी कुछ मालूम नहीं। यहाँ पे अमेरिकन के साइड से जल्द मीटिंग को बुलाया गया है। वॉर गॉड टॉप फ्लोर मीटिंग रूम में पहले से ही 50 से भी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स गोल्डन रॉब्स पहने खड़े होते हैं और साथ व्हाइट रॉब्स में गॉड ऑफ वॉर भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ हायर ऑफ्स और लीडर्स भी होते हैं व्हाइट रॉब में खड़े होते हैं। तभी लुफेंग यहाँ पे जिया को भी देखता है और इनसे मिलकर पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जिया बताता है कि कुछ तो अमेरिका में बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन ज्यादा डिटेल मुझे भी नहीं पता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी यहाँ पे है। इनसे बात करके पता लगता है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है। यहाँ पे ये सभी दूसरे कंट्री को इन्फॉर्म करने में ही बिजी होते हैं। इधर जिया यहाँ पे लुफेंग को लेकर कुछ और भी चाइनीज लीडर से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। धीरे धीरे मीटिंग रूम में लोगों की संख्या भी बढ़ने लगती है। रूम का माहौल भी अब बहुत ही गर्म हो जाता है। 5 मिनट के अंदर सारे रिप्रेजेंटेटिव से 5 महान देशों के लीडर, चेयरमैन और बाकी सभी लोग आ गए। कहा जा सकता है कि मानो अर्थ के सारे पावरफुल लोग, लीडर्स और सरकार एक ही जगह पे हो। प्रेसिडेंट स्टेज की ओर जाते हैं और इनके चेहरे पे परेशानी दिख रहा होता है। फिर यहाँ पे ये सभी को यहाँ पे ग्रीट करते हैं और सभी को यहाँ पे हेलो कहते हैं और फिर कहते हैं सारी दुनिया की पावर अभी यहाँ पे है और दुनिया का विनाश हमारे ऊपर मंडरा रहा है। ये सुनकर सभी के चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। सब जानते हैं कि एक देश का प्रेसिडेंट है, इन सब के सामने तो झूठ नहीं बोलेगा। फिर काले रंग के ये प्रेसिडेंट भी सभी को एक फुटेज दिखाते हैं। वीडियो रन होता है। वीडियो के स्टार्ट में शाम का समय होता है। नदी के किनारे उस मिलिट्री बेस में बहुत शांति होती है। ये बेस न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट में होता है। फिर अचानक एक बड़ा सा मिस्टीरियस क्रिएचर सामने आता है जो कि पहले कभी भी देखा ना गया हो। मजबूत पंजे, बड़े बड़े पंख जो कि स्केल से घिरे हुए होते हैं और एक ताकतवर टेल और एक हॉर्न जो कि आसमान को चीर रहा है और साथ ही में इसका आई भी कितना भयानक दिख रहा है। और इस मॉन्स्टर का लेंथ करीबन 180 मीटर होगा। इस मॉन्स्टर को देखकर मौजूद सभी अब डिस्कशन करने लगते हैं। कुछ बोलते हैं कि एक लेजर कैनन से तुरंत ही से मार दिया जाए। कुछ लोगों को तो मॉन्स्टर को देखकर मन में इनका डर भी आ जाता है। तभी वीडियो में सभी देखते हैं कि उस मॉन्स्टर पे लेजर कैनन का कोई असर ही नहीं होता। तभी वीडियो में सभी देखते हैं कि इस मॉन्स्टर पे लेजर कैनन से अटैक किया गया है। 3 चमकते हुए लेजर बीम से डायरेक्टली इस मॉन्स्टर पे आकर हिट करता है और इसके शरीर से टकरा कर फैल जाता है। ये नजारा देखकर मीटिंग रूम में एक शोर सा फैलने लगता है। यहाँ तक कि ऐसे वॉरियर्स जो अब तक शांत खड़े थे यहाँ पे, ये भी ये देखकर परेशान हो जाते हैं। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो लेजर कैनन 100% पे था जब फायर हुआ था और फिर शांति से आगे वीडियो देखने को कहते हैं। तभी वीडियो में ये मॉन्स्टर अपने मुंह को खोलता है और आसपास की जगह मुड़ने लगती है। ये बेस जो कि सभी को दिख रहा होता है और ये बेस साइज में मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा था। अचानक ही हवा में ये उड़ने लगता है और सिकुड़ छोटा होने लगता है और ये छोटा होते होते 500 मीटर से 5 मीटर तक सिमट जाता है। फिर ये मॉन्स्टर इसे निगल लेता है। अब ये देखे यहाँ पे प्रेजेंट जो भी लोग थे सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। 500 मीटर बड़ा बेस से हवा में कैसे उड़ सकता है और अचानक कैसे इतना ज्यादा छोटा हो सकता है। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं उस बेस में 50,000 सोल्जर्स थे और वो सभी निगल लिए गए हैं इस मॉन्स्टर के थ्रू। ये तो अभी बस शुरुआत है। ये कहकर प्रेसिडेंट स्क्रीन की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं कि इस मॉन्स्टर को लीडर समझा जाता है और इसके पीछे पीछे 2 अलग अलग ग्रैंड एम्परर मॉन्स्टर और दूसरे कितने सारे सी मॉन्स्टर मेन लैंड की तरफ आ रहे हैं। ये मॉन्स्टर को ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर एक गॉड ऑफ मॉन्स्टर है। इतने में ये बड़ा मॉन्स्टर एक बेस को खा जाता है। प्रेसिडेंट कहते हैं इससे लड़ने का कोई रास्ता नहीं, चाहे कितना भी बड़ा बेस क्यों ना हो, चाहे वहाँ पर कितना भी बहादुर सोल्जर्स क्यों ना हो या फिर वहाँ पर कितने भी सारे वॉरियर्स क्यों ना हो, ये सभी एक झटके में ही निगल लिए जाते हैं। ये एक बुरा सपना की तरह है। प्रेसिडेंट यहाँ पे सभी की ओर देखते हैं। इस समय में सब बिल्कुल यहाँ पे शांत हो गए हैं। कोई भी एक शब्द भी बोल नहीं रहा इस मॉन्स्टर के बारे में। यहाँ पे अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ये सी मॉन्स्टर आगे बढ़ रहा होता है और डेथ टोल ऑलरेडी 2100,000 से भी ऊपर चला गया है। लुफेंग यहाँ पे ये देख रहा होता है कैसे ये सी मॉन्स्टर अमेरिकन को किल कर रहे हैं। हालांकि ये देखना काफी ज्यादा पेनफुल है। इस तरह का क्रिएचर अभी तक किसी ने भी देखा नहीं था। अब इसके बारे में मीटिंग में डिस्कशन भी चल रहा होता है। काफी कंट्रीज के लीडर से बातें कर रहे हैं। इस मॉन्स्टर के सामने होंगे और थंडर गॉड भी सीरियस दिख रहे होते हैं। इस क्रिएचर का पावर अब इतने में एक वर्चुअल स्पेस फिगर अपीयर होता है और ये बताता है कि जैसे कि सभी को पता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए पहले स्टार लेवल पर जाना होता है। ये व्हाइट हेयर क्लॉज आगे बताता है कि मैंने काफी सारे रिसर्च डेटा और एशियन सिविलाइजेशन के डेटा को देखा है। स्टार लेवल में 1 से 9 लेवल होते हैं। कहा जाता है कि
कि स्टार लेवल के ऊपर भी एक और लेवल है और इसे यूनिवर्स लेवल कहते हैं। जब कोई इस लेवल पे चला जाता है तो फिर उसके लिए यूनिवर्स का रास्ता खुल जाता है। इस बड़े से यूनिवर्स में एक तरह के यूनिक मॉन्स्टर भी रहते हैं और इन्हें स्पेस बीस्ट भी बोलते हैं। होंग और थंडर गॉड ये सुनकर काफी सरप्राइज होते हैं। ये स्पेस बीस्ट के बारे में नहीं जानते थे। ये मिस्टीरियस बीस्ट एक स्पेस बीस्ट है जो कि एक स्वॉलोविंग टाइप का है और ये टाइप काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। किसी बीस्ट को सॉलो करना मतलब कि किसी के पास काफी स्पेशल डिवाउरिंग एबिलिटी है। अब इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर इस मीटिंग रूम में काफी केओस फैल जाता है। सभी कह रहे होते हैं कि ये स्टार और यूनिवर्स लेवल क्या है, मैं तो समझ भी नहीं पा रहा, और ये स्पेस बीस्ट क्या होता है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। हालांकि लूफेंग को इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी पता होता है। अब होंग कहते हैं इसने जो भी कहा यहाँ पे वो झूठ नहीं है। एक रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए एक स्टार लेवल 1 में इंटर करना जरूरी है और एक यूनिवर्स फाइटर काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इजिली एक प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सुनकर अब ये सभी काफी ज्यादा स्टन होते हैं। क्लॉज सभी को कहता है अब सबको मिलकर एक साथ कोई ना कोई हल निकालना होगा इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। अगर ये यूनिवर्स लेवल का मॉन्स्टर है तो फिर इसे फाइट करना भी बेकार होगा। ह्यूमैनिटी सर्वाइव नहीं करने वाला है। इस जैसे मॉन्स्टर के सामने ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए हमें सभी को इवैक्यूएट करना होगा। व्हाइट हेयरमैन क्लॉज फिर से कहता है मेरे अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स लेवल का मॉन्स्टर नहीं है। अगर ये होता तो फिर ये 1000 मीटर से भी ज्यादा बड़ा होता, मगर ये 180 मीटर ही लॉन्ग है, तो फिर ये शायद स्टार लेवल 8 या 9 में होगा। लूफेंग भी इस थिंग को स्क्रीन पे देख रहा होता है और ये जानता है कि एक ग्रैंड एम्परर भी स्टार 6 लेवल पे होता है और ये उससे भी स्ट्रॉन्ग है। अब हेंडरसन कहता है सभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के बारे में सोचें, मगर इस बार ह्यूमैनिटी के पास ज्यादा बड़ा कोई ट्रम्प कार्ड भी दिख नहीं रहा है। जब ये डिवॉरिंग मॉन्स्टर पहली बार आया था तो फिर इसका स्पीड 13,000 पर सेकंड के ऊपर था, मगर अब इसका स्पीड 14,000 पर सेकंड के ऊपर है। अब ये सुनकर होंग और थंडर गॉड का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। इधर लूफेंग का भी मैक्सिमम स्पीड 5000 मीटर पर सेकंड है। अब लूफेंग बवाता से इस बारे में पूछता है कि इसे किल करने का कोई तरीका है, सिर्फ यही जानता होगा इस बारे में। इसके पास काफी ज्यादा नॉलेज है स्पेस के बारे में। अब जब बवाता इस इमेज को देखता है तो फिर ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है। अभी यहाँ पे बवाता के साथ कम्युनिकेशन लूफेंग का माइंड में हो रहा होता है। बवाता कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिल गया। लूफेंग बताता है कि ये अर्थ पे ही है। अब ये सुनकर बवाता और ज्यादा हैरान होता है। इस यूनिवर्स में स्पेस बेस काफी पावरफुल होते हैं। इनमें ब्लड लाइन भी होता है, जो इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं ये सेक्टर लॉर्ड तक भी चले जाते हैं। जो इन ब्लड लाइन में स्ट्रॉन्गेस्ट हैं ये मिल्की वे को भी निकल सकते हैं और एक बड़े से स्टार को भी। जब एक बार ये फुली ग्रो हो जाते हैं तो फिर ये एक सेक्टर लॉर्ड भी बन सकते हैं। गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो होते हैं ये काफी फ्यूरियस होते हैं एक फ्लेमिंग स्टार बीस्ट से। ये दोनों टाइप पे स्पेस बीस्ट से बिलोंग करते हैं। अगर ये बीस्ट यहाँ पे है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। अर्थ को अब कोई भी नहीं बचा सकता है। अर्थ का तबाही अब होकर ही रहेगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसा और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।